दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। आज दूसरे दिन भी सुनीता को बुखार था। वह रसोई में खाना बनाने का असफल प्रयास कर रही थी। गैस चाय पर चढ़ाकर सब्जियां काटने लगी, परंतु बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में आकर लेट गई। राकेश ने देखा तो वह अनमने ढंग से किचन में जाकर खाना बनाने लगा। सुनीता बोली, आप मुझे चाय बनाकर दे दीजिए, थोड़ा आराम हो जाएगा तो मैं स्वयं ही बना लूँगी। राकेश झुंझला कर बोला, तुम्हें हुआ क्या है? बुखार तो 99 पर अटका हुआ है और तुम आराम कैसे कर रही हो, जैसे बुखार 104 हो। सुनीता बेड से उठने का प्रयास करते हुए बोली, राकेश, मेरे शरीर में बहुत कमजोरी लग रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर उनकी 13 वर्षीय बेटी सुरभि आ गई और अपनी माँ से बोली, आप जाइए माँ, मैं खाना बना दूंगी। फिर सुनीता का 15 वर्षीय बेटा रमन बोला, मम्मी आप आराम करो, मैं नारियल पानी ला कर देता हूँ, फिर टेम्परेचर चेक करूँगा। राकेश फिर गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाया, जब मैं काम कर रहा था तब तो किसी का दिल नहीं पसीजा, बड़े आए अपनी माँ के लाडले, तुम्हें इसकी बहुत फिक्र होती, कभी बाप की भी सुध ले लिया करो। सुरभि बोली, पापा मेरी ऑनलाइन क्लास कल चल रही थी, आप हटिए, अब मैं सब मैनेज कर लूँगी। रमन बोला, पापा ऑक्सीमीटर का प्रबंध कर लीजिए, मम्मी का ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना होगा। राकेश चीख कर बोला, अरे तुम्हारी मम्मी को कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, जरा सा बुखार है, पैरासीटामोल से उतर जाएगा, यह वायरल फीवर है और तुम हो कि मामूली से बुखार को कोरोना बनाने पर तुले हो, टेस्ट करवाए बगैर पता थोड़ी चलता है। रमन बोला, पापा तो फिर चलिए डॉक्टर के पास, आज माँ का टेस्ट करवा ही देते हैं। राकेश फिर से गुस्सा होते हुए बोला, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, पूरे 4000 का टेस्ट होता है, अगर इसे वहाँ बुखार होगा तो भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इस वायरस का कोई इलाज नहीं, टेस्ट करवाने से बेवजह ही परेशानी बढ़ जाएगी। सुरभि ने जैसे तैसे करके सिंपल सा खाना बनाया। वह खाने की प्लेट लगाकर अपनी माँ के कमरे में गई तो सुनीता दूर से ही बोली, बेटा वहीं रख दो, करीब मत आना, कहीं यह बुखार तुम्हें भी ना हो जाए। राकेश बाहर से ही चिल्लाया, तुम तो खुद को कोरोना करके ही मानोगी। सुनीता धीमे स्वर में बोली, चारों तरफ यही महामारी फैली, फिर मुझे गले में दर्द भी हो रहा है। रमन और सुरभि बाहर खड़े बेबसी से मम्मी को देख रहे थे। बच्चे क्या करें, कैसे माँ का दर्द कम करें, दोनों बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था। रमन अपने पिता की लापरवाही भली भांति समझ रहा था। उसे यह भी पता था कि महीने के आखिर में पैसे ना के बराबर रह जाते, इसीलिए पापा माँ का टेस्ट करवाना नहीं चाहते। सरकारी अस्पताल में यदि फ्री में टेस्ट करवाए तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती, पूरा दिन लाइन में खड़े रहने पर भी नंबर नहीं आता, ऊपर से महामारी का डर सताता रहता है, जो है अलग। सुनीता ने पैरासीटामोल ली और आंखें बंद करके लेट गई। उसका मन इसी उलझन में उलझा हुआ था कि वह ऑफिस का काम कैसे करे। वैसे भी 2 दिन से उसकी छुट्टी थी, क्योंकि ऑफिस में 50% कर्मचारियों को ही एक बार में बुलाया जाता है। कल सुनीता को जाना ही है, अगर वह नहीं गई तो वेतन कट जाएगा। ऐसे में घर खर्च कैसे चलेगा। राकेश के पास तो बड़ी बड़ी बातें होती। यही सोचते सोचते सुनीता अतीत की यादों में चली गई। पापा की बातें उसे आज भी याद आ रही थी। सुनीता, यह तुझे नहीं तेरी नौकरी से प्यार करता है, तुझे क्या लगता है यह तेरे रूप रंग पर रिझा है? नहीं बेटी, यह तेरी गलतफहमी है। तुझे क्या दिखाई नहीं देता कि तुम दोनों के रूप में कितना अंतर है? यह गोरा चिट्टा सुगड़ नौजवान और तू कहाँ? बेटी, मैं यही कहता हूँ कि तू बदसूरत है, लेकिन यह समझ कि अगर कोई खूबसूरत नौजवान लड़का तुमसे शादी करना चाहता है तो वह तुझसे नहीं तेरे पैसे से प्यार करता है। लेकिन सुनीता की आंखों पर तो राकेश के प्यार की पट्टी बंधी थी। सुनीता के घर वाले आज तक राकेश से शादी के लिए उसे माफ़ नहीं कर पाए। राकेश के घर में रिश्तेदारों का कभी कोई महत्व नहीं था। शुरुआत में तो राकेश ने सुनीता को प्यार में भिगो दिया था। उसे लगता था जैसे वह दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत है। पर यह मोह भंग जल्दी ही हो गया, जब 2 महीने के भीतर ही सुनीता से बिना पूछे ही राकेश ने उसकी सारी सेविंग किसी प्रोजेक्ट में लगा दी। सुनीता ने पूछा तो राकेश बोला, अरे देखना, मेरा प्रोजेक्ट अगर चल निकला तो तुम यह नौकरी छोड़कर सिर्फ मेरे बच्चों का पालना और घर में आराम से रहना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद ही सुनीता को सुरभि के आने की दस्तक मिल गई थी। फिर उसके 2 वर्ष बाद रमन उसकी झोली में आ चुका था। अब सुनीता पर 2 बच्चों की परवरिश का बोझ था।
जब तक सुनीता का डेबिट कार्ड राकेश के पास होता तो वह उससे प्यार भरी बातें करता। जैसे ही सुनीता पैसों के लिए टोकती तो राकेश बोलना छोड़ देता। धीरे धीरे सुनीता ने यह रवैया भी स्वीकार कर लिया कि राकेश ऐसा ही है। उसे मेहनत करने की आदत नहीं, लेकिन सुनीता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हमेशा खड़ी रही। राकेश बेवजह ही सुनीता के कमाए पैसे बर्बाद करता रहता। घर बाहर की जिम्मेदारियां, रात दिन की मेहनत और पैसों की तंगी के कारण सुनीता बेहद रुखी हो गई थी। सुंदर तो वह थी ही नहीं, परंतु अब एकदम बहुत ज़्यादा उदास और बुझी बुझी सी रहने लगी। अंदर ही अंदर घुटती रहती। पति राकेश का इधर उधर मुंह मारना उससे छिपा नहीं था, और वह यह भी जानती थी कि वह बेशरम उसी की कमाई से अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करता है। दोनों बच्चे जानते थे मम्मी पापा के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं, परंतु फिर भी जिंदगी कट रही थी। यह सब सोचते सोचते सुनीता की आंखें न जाने किस पहर लग गई। थोड़ी देर बाद वह चौंक कर उठी। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। बुखार चेक किया तो 102 था। चाह कर भी वह उठ नहीं पा रही थी। सुबह तक किसी तरह से बेटे रमन ने ऑक्सीमीटर का इंतजाम किया। नापा तो ऑक्सीजन लेवल 85 था। बच्चों ने फ़ोन करके राकेश को बताया तो वह परेशान हो गया। उसने इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू किए। सभी हॉस्पिटल मरीजों से भरे पड़े थे। किसी तरह से सिफारिश करके हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम हुआ, लेकिन राकेश के हाथ खाली थे। सुनीता को एडमिट करा दिया गया। कॉरिडोर से एक सांवली मगर सुडौल शरीर की नर्स आई। वह राकेश से मुखबिर होते हुए बोली, सर दवाइयाँ यहाँ फ्री नहीं मिलती, उनका प्रबंध जल्दी से कर लीजिए। आप सोच क्या रहे हैं, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। राकेश मायूसी से बोला, मैं जानता हूँ, मेरे घर में सब लोगों को इस महामारी ने घेर लिया है। अपने बुजुर्ग माँ बाप को मैं कैसे छोड़ देता। उसी चक्कर में जितनी सेविंग थी सब लग गई। मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ, बिजनेस ठप पड़ा है। नर्स का नाम कविता था। उसे राकेश से थोड़ी सहानुभूति हो गई थी। उसने कहा, अच्छा सर, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। राकेश ने अचानक ही कविता का हाथ अपने हाथों में लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने माथे से लगा लिया। नर्स हक्की बक्की रह गई, परंतु उसे राकेश से सहानुभूति हो गई थी। वह बोली, मैं समझ सकती हूँ ऐसे पल में इंसान पर क्या गुजरती है। राकेश विजय भव के साथ घर आया। उसे लग रहा था कि घड़ियाली आंसू बहाकर उसने नर्स को शीशे में उतार लिया है और फ्री में ही दवाइयों का इंतजाम हो गया। राकेश के पास यही हुनर था। वह औरतों की भावनाओं को हवा देकर उनके साथ खेलता था, और वे भी झूठी तारीफों में फंसकर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती। सुरभि डबडबाई सी आवाज़ में बोली, मम्मी ठीक हो जाएगी ना पापा। राकेश इतना स्वार्थी था कि उसे अब भी कविता ही दिखाई दे रही थी। वह झुंझलाता हुआ बोला, अरे भाई करके आया हूँ इंतजाम, अब जीने भी दो मुझे। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तुम्हारी मम्मी अब ठीक है। रमन सुरभि को चुप कराते हुए बोला, तुम चुप हो जाओ, पापा वैसे भी परेशान हैं, हम हिम्मत से काम लेंगे। पापा आप हॉस्पिटल में संभालो, घर हम दोनों संभाल लेंगे। राकेश घर से हॉस्पिटल तो गया, लेकिन सुनीता के पास जाने की बजाय उसकी नज़रें इधर उधर कविता को तलाश रही थी। उसने कविता के बारे में सारी जानकारी भी जुटा ली थी। वह एक तलाकशुदा है, उसका पति निकम्मा था। यह सब जानकर तो राकेश की बाँछें खिल गई। उधर पत्नी का ऑक्सीजन लेवल डीप डीप कर रहा था। हॉस्पिटल में इतनी महामारी थी कि चारों तरफ भगदड़ मची थी। तभी राकेश को कविता दूर से आती दिखी। वह भागकर उसके पास गया और बोला, एक बार मेरी पत्नी को चेक कर लीजिए, उसका ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंच गया है। कविता भागकर राकेश की पत्नी के पास आई। राकेश घड़ियालू आंसू बहा रहा था। मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। नर्स कविता को राकेश से गहरी सहानुभूति हो गई। उसने सुनीता का ऑक्सीजन लेवल चेक किया। उसने देखा कि ऑक्सीजन मास्क ठीक से नहीं लगा था। जैसे ही ठीक किया, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। राकेश ने तुरंत ही फिर से कविता के बहुत करीब आकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। कविता मन ही मन सोचने लगी, कितना केयरिंग हस्बैंड है, और एक मेरा पति था जिसे मेरी परवाह ही नहीं थी। फिर राकेश ने अगली चाल चली। वह बोला, यहाँ आसपास कोई कैंटीन है क्या? सुबह से भूखा हूँ, चाय तक नहीं पी। बहुत अजीब लग रहा है कि पत्नी बीमार है और मुझे खाने की पड़ी, लेकिन क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो पत्नी और बच्चों की देखभाल कैसे कर पाऊंगा। कविता को उससे सहानुभूति और भी अधिक बढ़ गई और वह बोली, आओ मेरे साथ। वह उसे कैंटीन में ले गई। दोनों ने साथ बैठकर कुछ खाया पिया। लगभग 1 घंटा हो गया। राकेश जितनी झूठ बोल सकता था उसने बोल दी। कविता भी महसूस कर रही थी कि वह राकेश के बेहद करीब आ गई।
राकेश की सहानुभूति और उसके प्रति बढ़ते लगाव के कारण ही उसने अपनी ड्यूटी भी उसी वार्ड में शिफ्ट करा ली। आते जाते वह आंखों ही आंखों में राकेश को साहस देती गई। राकेश तय कर चुका था कि अगला शिकार कविता है। वह बेहया इंसान यह तक सोच बैठा था कि अगर सुनीता को कुछ हो गया तो वह कविता को अपनी ज़िंदगी में ले आएगा। अच्छा खासा कमाती, अकेली रहती, दिखने में आकर्षक है, और क्या चाहिए। यह सोचते हुए वह मन ही मन मुस्कुराने लगता। अब तो राकेश का यह रोज का काम हो। कविता भी कैंटीन में राकेश के साथ दुख सुख की कहानी सुनती और सुनाती। दोनों बैठकर चाय पीते। अब कविता अधिक आकर्षक ढंग से तैयार होकर आती। राकेश अपने दुख का रोना रोकर उससे सहानुभूति बटोरता। सुनीता की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा। वह राकेश की हरकत देख और समझ रही थी और मन ही मन झटपटा रही थी। वह जानती थी कि वह बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। वह चालाक इंसान नर्स कविता को अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। वह बच्चों को देखना चाहती थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुनीता जिंदगी की जंग हार गई। राकेश जब सुनीता का अंतिम संस्कार करके घर लौटा तो दोनों बच्चे शुद्ध बुद्ध खो रहे थे। राकेश भी यह अच्छे से जानता था कि सुनीता के बिना यह घर नहीं, वह इस घर की मालकिन ही नहीं, अन्नदाता भी थी। बैंक में केवल 10,000 रुपये बचे थे। सुनीता के जाने के बाद इनकम सोर्स बंद हो गया था। राकेश की आदत खराब थी, जिससे उसके घर वाले भी परेशान थे और कोई मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे में कविता के अलावा राकेश को कोई और नज़र ही नहीं आया। उसने कविता से मिलना जारी रखा। दूसरी तरफ कविता भी राकेश की पत्नी के मरने के बाद उसे ज़्यादा ही सहानुभूति दिखाने लगी थी। वह अकेली थी, रेंट पर रहती थी। एक दिन राकेश ने कहा, कविता तुम मेरे घर पेइंग गेस्ट बनकर रहने आ जाओ। कविता थोड़ी हिचकिचाई तो राकेश बोला, मेरे बच्चों की खातिर आ जाओ कविता, वे अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, जितना किराया दे सको दे देना। मेरे बच्चों को माँ के प्यार की ज़रूरत है। यह सुनकर कविता की आंखें भर आई। वह अपना सामान लेकर राकेश के घर आ गई। दोनों बच्चे कविता को देखकर हैरान रह गए, मगर कुछ बोल नहीं पाए। अब एक रूम में कविता, दूसरे में बच्चे और स्वयं राकेश ड्राइंग रूम में सोता था। कविता ने धीरे धीरे पूरे घर का काम अपने जिम्मे ले लिया। बच्चों से वह बहुत प्यार से पेश आती। राकेश दिन रात कविता की तारीफें करता रहता और अपनी पत्नी को याद करके कभी कभी फूट फूट कर रोने लगता। कविता भी आखिर एक महिला ही थी। वह राकेश की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अब बिना शादी किए ही राकेश और कविता पति पत्नी की तरह एक ही घर में रहने लगी। कविता का पूरा वेतन राकेश की जेब में जाता। दोनों बच्चे पिता की ऐसी हरकतें देखकर अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उन्हें पिता से घिन आने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई। राकेश ने कविता के हॉस्पिटल जाने के बाद सुरभि को किसी बात पर गुस्सा होते हुए एक थप्पड़ लगा दिया। रमन पिता के सामने खड़ा होकर बोला, पापा आपको शर्म नहीं आती? अभी मम्मी को गुजरे 2 महीने नहीं हुए और आप किसी महिला के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। ऊपर से हम बच्चों पर हाथ भी उठा रहे हैं। राकेश बेशर्मों की तरह घुर्राया, तुम्हारी माँ के मरने का मुझे जरा भी गम नहीं। मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई, जिसके कारण हम सबको रोटी मिल रही। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। दोनों बच्चे उस दिन खूब रोए। नाना नानी को उनसे कोई मतलब नहीं था। दादा दादी को उन्होंने कभी देखा नहीं। वह जाए तो कहाँ जाए। सब रिश्तेदारों ने रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। दोनों बच्चे सहम कर चुप हो गए और अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। राकेश एक शातिर खिलाड़ी था। उसने बहुत ही चतुराई से कविता को अपने चंगुल में फंसा लिया। वह उसका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रहा था। कविता चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी। कविता को बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। मजबूरी में बच्चे भी कविता के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। वह उनसे बहुत प्यार से पेश आती थी। अब कविता ने इन बच्चों की अच्छी परवरिश ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह भली भांति समझ चुकी थी कि सुनीता की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या हुई। राकेश के गलत चाल चलन के कारण ही सुनीता यह दुनिया छोड़कर चली गई। वास्तव में राकेश ने उसे कभी अपनी धर्मपत्नी समझा ही नहीं। वह निकम्मा इंसान है जिसका कोई सगा नहीं। समय अपनी गति से चलता रहा। कविता ने अपने बच्चे भी नहीं बनाए, राकेश के बच्चों को ही अपना बना लिया। समय के साथ सुरभि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कविता ने अच्छा घर देखकर उसकी शादी कर दी। रमन भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगा। राकेश ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। दोनों बच्चे कविता को भरपूर मान सम्मान देने लगे। एक समय ऐसा आया जब बुजुर्ग अवस्था में राकेश वृद्धा आश्रम में अकेला जीवन बिता रहा था। कविता का आंगन नाती पोतों की किलकारियों से गूंज रहा था। यह बच्चे भले ही कविता के अपने नहीं थे, लेकिन उसने उन्हें माँ बनकर पाला था।
इसीलिए वह बुढ़ापे में भरपूर सम्मान पा रही थी। वहीं रमन पिता की छवि देखना भी पसंद नहीं करता था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।